नमस्कार। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जगत गुरु का बयान आया और इसको लेकर बवाल मच गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी वो आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं और मिनी पाकिस्तान जैसा उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को जागना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागना होगा, हर घर में हिंदुओं की पाठशाला लगानी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर होगा, अगर जागृति होगी तो ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। आज उन्होंने क्या कहा है आपको एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास लेकर चलते हैं। पश्चिमी यूपी या मिनी पाकिस्तान, क्यों मचा है घमासान? पश्चिमी जिलों में गजवाए हिंद, क्यों संकट में हिंदू? तेजी से बदली डेमोग्राफी, क्या यही है जिहाद की साजिश? इन दिनों यूपी के मेरठ में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा चल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा में सनातनियों की भीड़ जुट रही है और इन्हीं सनातनियों को कथा सुनाते हुए रामभद्राचार्य पश्चिमी यूपी की तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताते हैं। इसकी तुलना वो मिनी पाकिस्तान से कर रहे हैं और मुसलमानों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को संकट में भी उन्होंने बता दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान न सिर्फ तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। मेरठ के भामाशाह पार्क में चल रही रामकथा में तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ हिंदुओं को संकट में बताया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को अपने बच्चों को सनातनी ज्ञान देने तक की सलाह दे दी। अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पर नहीं छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उनके इस बयान के बाद साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें वो 2 कदम आगे बढ़कर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने में जुट गए। क्योंकि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, हिंदू हिंदुस्तान में, मुस्लिम पाकिस्तान में, और भूभाग लेने के बाद भी मुसलमान भारत में हैं, चलिए कोई बात नहीं है, तो भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत का वैभव, भारत की परंपरा कैसे सुरक्षित रहे, इसके नाते भारत को हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में सब जीरो, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई जीरो। पाकिस्तान में 3 करोड़ हिंदू थे, लाखों से कम होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं। लगातार धर्मांतरण और करवर्जन हो रहा है। इसके नाते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना अनिवार्य है। तो सुना आपने, जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान को कोई हिंदू जागरण का आह्वान मान रहा है तो इसे कोई भड़काऊ बताने में जुटा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है,
सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। रामभद्राचार्य मेंटली रिटार्डेड है वो आदमी, और अब कहता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि मिनी पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन वो बड़ा अपमानित बात कहता, ब्राह्मणों में भी कहता है कि नीच ब्राह्मण हैं, उपधिया ब्राह्मण नीच हैं। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मानसिक रूप से ये आदमी विक्षिप्त है, अकल का अंधा आदमी। आखिरकार जगत गुरु रामभद्राचार्य की इस चिंता में कितना दम है और उन्होंने हिंदुओं पर बड़ी संकट की बात क्यों कही, अब उसे भी ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले संभल की डेमोग्राफी, जहां हिंदू महज 22% पर हैं, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 77.67% तक पहुंच गई है। वहीं रामपुर में हिंदू 49.43% हैं, जबकि मुस्लिम यहां पर 50.57% हैं। मुरादाबाद में हिंदू घटकर 49.18% पर आ गए, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 50.82% हो गई है। मुजफ्फरनगर में हिंदू 58.7% हैं और मुसलमान यहां पर 41.3%। इसी तरह सहारनपुर में हिंदू 58.05% पर हैं और मुसलमानों की जनसंख्या 41.95%। बिजनौर में हिंदू 57% और मुसलमानों की आबादी यहां 43% पर आ गई है। वही कथावाचक रामभद्राचार्य के दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पश्चिमी यूपी अपना धार्मिक संतुलन खो रहा है? क्या किसी साजिश के तहत पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और जिले मुस्लिम बाहुल्य हो रहे हैं? आंकड़े बताते हैं कि देश के कई ऐसे जिले हैं, कई राज्यों के, जहां पर डेमोग्राफी बदल रही है या फिर बदली जा रही है। इसलिए रामभद्राचार्य जो कह रहे हैं उस पर बात करना जरूरी है, उस पर चर्चा जरूरी है। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, आचार्य शैलेंद्र तिवारी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, पंडित अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना साजिद रशीदी जी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर और हाजी नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन जरा मैं एक डेटा, आंकड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए कि आज रामभद्राचार्य जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। क्यों सवाल उठ रहे हैं कि अगर हिंदू जागे नहीं, हिंदू संगठित नहीं हुए तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदुस्तान में, जैसे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। उसी तरीके से हिंदुस्तान की स्थिति आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, लेकिन 50 साल बाद हो सकता है कि ऐसा हो कि हिंदुस्तान में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र रामभद्राचार्य कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी वहां पर क्या है। संभल में 77.67% मुस्लिम आबादी है। रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद में 50.82% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर में 43.04%, सहारनपुर में 41.95%, मुजफ्फरनगर में 41.3% और अमरोहा में 40.78%। इसी तरीके से बरेली में भी 34.54% यानी कि लगभग 35% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में भी 34.43% यानी कि लगभग 35% मुस्लिम आबादी है और गाजियाबाद में 25.35% यानी कि लगभग 26% मुस्लिम आबादी है। अलीगढ़ में 19.85% मुस्लिम आबादी है, कि करीब 20%, यानी कि कुल मिलाकर अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों को देख लें तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम आबादी कैसे अलग अलग जिलों में लगातार न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि यहां अगर 10 साल 15 साल बाद हालात ऐसी रहे तो मुस्लिम हिंदुओं की संख्या में अभी की तुलना में और ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू इन जिलों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इतने कम रह जाएंगे कि जो बात रामभद्राचार्य कह रहे हैं शायद वो आपको भी नजर आने लगे। स्वामी चक्रपाणी जी, तो ये तो हिंदुस्तान है, यहां तो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, क्या फर्क पड़ता है?
नहीं, फर्क जरूर पड़ता है। आप देखो, निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक दिन पहले देश का विभाजन हो जाता है। और इस आधार पे होता है कि चूंकि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, हमारी खान पान अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, इस आधार पे एक मजहबी उन्माद करके जिन्ना अपने एक देश ले लेते हैं जो इस्लामिक देश है, पाकिस्तान है। तो अब स्वाभाविक है जब वो पाकिस्तान तो चला गया स्वामी जी, पाकिस्तान में जिन मुसलमानों को जाना था वो मुसलमान भी चले गए स्वामी जी। भारत हिंदुस्तान में तो हिंदू और मुसलमान दोनों को रहना है, तो चिंता किस बात की है? हिंदू ज्यादा संख्या में हो या मुसलमान ज्यादा संख्या में, आप लोगों की चिंता क्या है स्वामी जी? क्यों नहीं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए कि जब दो भाइयों में बंटवारा हो गया तो एक जब लेके चला गया तो दूसरे में अगर वो हस्तक्षेप करता है तो गलत है ना। ये तो अनैतिक है। इस तरह से तो होना भी नहीं चाहिए। वही बंटवारा कैसे, आप जब मजहब के आधार पे ले रहे हो तो आप अपने हिस्से में चले जाओ। लेकिन उस समय के राजनीतिज्ञों ने जानबूझ के मुस्लिम तुष्टीकरण करने के वजह से इस प्रकार से हालात आज कर दिए हैं कि वास्तव में करीबन 9 से 10 प्रदेशों में तो हिंदू ऐसे ही अल्पसंख्यक हो चुका है। तो स्थिति बहुत भयावह है जो पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। बिल्कुल एक हर नागरिक को ये चिंता होनी चाहिए और इसको हमें कहीं ना कहीं यह संसद से देश को हिंदू राष्ट्र के लिए प्रक्रिया शुरू करने चाहिए। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये देश, तब तक ये हिंदू देश सुरक्षित है नहीं। ठीक है, एक कमेंट जल्दी सबसे लेता हूं स्वामी जी, उसके बाद वापस मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य शैलेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि सच में ये चिंता की बात है जो रामभद्राचार्य कह रहे हैं, और क्या सच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान आपको भी लगता है? नाम को ठीक कीजिए, आचार्य शैलेश तिवारी हूं मैं, नाम का मोहताज नहीं हूं, मेरे नाम को ठीक कीजिए, ठीक है? मैं धन्यवाद करता हूं स्वामी चक्रपाणी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं आचार्य जी के नाम को ठीक कर दीजिए। मैं नहीं, मेरे इसमें नाम तो ठीक है, आपने गलत नाम बोल रहे हैं। आप शायद मुझे पहचान रहे हैं लेकिन नहीं पहचान रहे हैं। नहीं, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं आचार्य जी आपको। हाँ बोलिए, आप अपनी बात कहिए। मैं सबसे पहला विरोध करता हूं उदित राज का। यह बदतमीज व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के शीर्ष संत का जिस तरह तुम तड़ाक करके बातें कर रहा है, ऐसे रोड छाप नेता जो हमारे सनातन के शीर्ष जगत गुरु को तुम तड़ाक कर रहा है, मैं इसका सबसे पहले विरोध करता हूं। यह व्यक्ति किस कारण से और किस हैसियत से, जो व्यक्ति आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, हमारे सनातन धर्म के शीर्ष जगत गुरु को तुम तड़ाक करके बोल रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं सबसे पहला उसका विरोध कर रहा हूं। और दूसरी बात यह कह रहा हूं कि यह बात सत्य है कि भारत के अधिकतर राज्य जो है वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में मुसलमान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो स्थान है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले, चाहे वो मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, इन सब जिलों में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, जिस तरह से रोज आप लेकिन आचार्य जी अगर डेमोग्राफी बदल रही है, एक युद्ध की स्थिति बन रही है। आचार्य जी, आचार्य शैलेंद्र तिवारी जी, अगर डेमोग्राफी बदल रही है, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हिंदुओं का पॉपुलेशन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसमें गलती मुसलमानों की थोड़ी ना है। नहीं, देखिए यहाँ पर तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को पहुंचाया जा रहा है जानबूझ करके, षड्यंत्र के तहत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों को पहुंचाया जा रहा है। जो हरिद्वार में आज के 10 वर्ष 15 वर्ष पहले मुसलमान की संख्या नहीं के बराबर थी, आज पूरे सराउंडिंग देखिए, पूरा हरिद्वार मुसलमानों से भर चुका है। और ये कौन है? भारत में रहने वाले अस्थायी मुसलमान नहीं है, ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, जो देश में सीमा पार करके आ रहे हैं। इसमें जरूरत है देश में सीमा पार की स्थिति को रोकने का, बांग्लादेशियों को रोकने का। ठीक है। और जिस प्रकार से पूर्व उपराष्ट्रपति आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे देश के मुसलमानों की आबादी की वजह से डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान इसलिए नहीं बन गया है क्योंकि हमारे देश के मुसलमान वहां पर संख्या उनकी बढ़ गई है, बाहर से मुसलमान लाकर बसाए जा रहे हैं, इसलिए वहां जनसंख्या बढ़ी है, डेमोग्राफी बदली है। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बात, मौलाना साजिद रशीदी जी, अगर
रामभद्राचार्य जी को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान नजर आने लगा है, तो उसमें गलत क्या है? वहां की पॉपुलेशन ऐसी दिखाई दे रही है, वहां पे मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है। देखिए, रामभद्राचार्य एक कथावाचक है, हिंदू धर्मगुरु हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनके कहने न कहने से संविधान तो नहीं बदल जाएगा। इस देश का एक संविधान है और संविधान से ये देश चल रहा है। जो लोग इसको हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने नेपाल को भी देख लिया होगा, उन्होंने श्रीलंका को भी देख लिया होगा। हिंदू राष्ट्र की बात ना करो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, नहीं तो इस देश का हाल भी श्रीलंका और नेपाल जैसा हो जाएगा। मत करो हिंदू राष्ट्र की बात, इसको हिंदुस्तान ही रहने दो, फिर से इसको वही देश रहने दो। वहाँ की आर्थिक तंगी अरे के सुनो कारण सुनो, नेपाल में और श्रीलंका में फिर बीच में बोले, ये बीच में कौन बोले भाई? चौथा इकोनॉमी बन गया है विश्व का। आचार्य ये बीच में कौन बोले भाई? आचार्य शैलेश तिवारी हैं। इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये बीच में कौन बोले भाई? आचार्य शैलेश तिवारी बोल रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। आप ये इनको कहना चाह रहे मिर्ची हैं? क्यों लग गई भाई? नहीं, आपको भी मिर्ची लगनी चाहिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मेरी आप ये बात कह पूरी रहे हैं। होने दीजिए। साजिद रशीदी जी कंप्लीट मेरी कर बात लीजिए, एक पूरी मिनट। होने आचार्य दीजिए। शैलेश, मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए साजिद रशीदी। हाँ, मुझे बोलिए कंप्लीट कर लेने दीजिए। और ये तो अच्छी बात है ना, रामभद्राचार्य को खुशी महसूस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का एहसास हो रहा है उनको। आपको भी कुछ खुशी लोग होती है? पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं और उनको एहसास नहीं होता, उनको एहसास भी हो रहा है। साजिद उनको रशीदी जी, एहसास भी हो आपको रहा भी है, अच्छी बात एहसास है। होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर तीसरी कि बात, मिनी पाकिस्तान है और आप खुश होते हैं, तो अगर आप इतने खुश होते हैं रशीदी जी, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। आपकी सोच पर मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल मैं पूछ रहा आपकी सोच को हूं। आप नकार ये तो कह नहीं रहे हैं सकता। कि अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में- है तो खुश होना हिंदुस्तान चाहिए, में- तो सर पूरा पाकिस्तान जाइए ना। आप आधा अधूरा हिंदुस्तान में क्यों पाकिस्तान लेना चाहते हैं? आप पूरा पाकिस्तान जाइए, आपके लिए द्वार खुले हैं। भिजवा दीजिए, अगर आपके पास पावर हो तो मुझे पाकिस्तान भिजवा दीजिए। मैं भिजवा दूंगा आपको अपने खर्चे पर। अगर आप भिजवा पाकिस्तान दीजिए जाना मुझे चाहते हैं तो मैं आपको भिजवा अगर दूंगा। आपके पास कोई पावर मैं हो। अपने खर्चे पर आपको पाकिस्तान भिजवा दूंगा अगर आप पाकिस्तान में नहीं, रहना मेरे चाहते हैं तो पास खर्चे नहीं बोलिए। है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहकर आप ये कह रहे हैं कि खुश हो जाइए कि आधे हिंदुस्तान में आधा दिलवाइए पाकिस्तान होकर खुशी मिल रही है आपको, तो मैं भिजवा दूंगा अपने पैसे पर। बोलिए कब जाना है आपको, बताइए पाकिस्तान। ट्रेनिंग लेने कई बार गए हैं भाई। नहीं, एक काम करिए, विद्यानाथ झा आज से प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आप कब जाना आज चाहते से हैं, बताइए। मैं प्रक्रिया अपने शुरू पैसे पर कीजिए, आपको मेरी पाकिस्तान वीजा भिजवाऊंगा। लगवाइए। शर्त यह मुझे होगी कि आपको खर्चा पाकिस्तान में रहना होगा, वापस हिंदुस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे आप। करिए ना, रशीदी जी, अरे वापस करिए ना, हिंदुस्तान मैं के तो दरवाजे कहता आपके लिए हूं। बंद हो जाएंगे, आप हिंदुस्तान अरे वापस लौट कर नहीं आएंगे। इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप विद्या जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आप हिंदुस्तान अगर के आप दरवाजे कहेंगे कि खोलने हिंदुस्तान में वाले, पाकिस्तान का खोलने मजा वाले लीजिए तो कौन मुझे है गुस्सा भाई? आएगा। बोल जाते हैं। Who are you? मैं दे दूंगा। आप अगर कहेंगे कि हिंदुस्तान में आप कौन है पाकिस्तान का आप मजा भाई? लीजिए तो मुझे गुस्सा आएगा। पाकिस्तान के दरवाजे बंद करेंगे। आप अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के दुनिया मजे आएगा लेना जब चाहते सर्दी में गर्मी का हैं एहसास तो हो मुझे सकता गुस्सा है। आएगा। रशीदी जब सर्दी जी, में आप अपनी गर्मी बात का कंप्लीट एहसास हो कीजिए। सकता है। आपको पाकिस्तान जाना है, सुनिए, बताइए। और मैं कश्मीर टिकट करवाऊंगा, जाकर- वीजा करवाऊंगा सुनिए, आपका, और हाँ। लेकिन वापसी का रास्ता बंद करवा दूंगा। बोलिए। अरे आपके हाथ में थोड़ा ही वापसी का फिर रास्ता बंद मेरे से करवाना। क्यों आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं? पिद्दी का फिर शोरबा, आपको मुझसे क्यों परमिशन पिद्दी लेना? का शोरबा। कौन है भाई आप? हाँ, तो आप कौन है मुझसे आप? परमिशन लेके क्यों पाकिस्तान कौन जाना है चाह आप? रहे थे? एक मामूली से एंकर हैं। हाँ, इससे और ज्यादा क्या हैं आप? आप इस देश में इससे ज्यादा आप इस क्या देश है? में कुछ भी पाकिस्तान नहीं। बनाने वाले आप कुछ भी मौलाना नहीं है। कर सकते, आप सिवाय इस देश में चिल्लाने के। पाकिस्तान बनाने वाले मौलाना है। सिवाय- मैं कितना मोहतरम- मामूली हूं, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाता है कि मेरे एक सवाल से आप सिवाय पूछने लगते हैं। नफरत फैलाने के। मोहब्बत है हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करना। अरे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे भाई? रशीदी मुझे तो जी, गुस्सा जब नहीं आ आप रहा है। कहेंगे, रशीदी भाई, मैं तो हंस के बात कर रहा हूं, साजिद मुझे तो रशीदी जी, गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा तो आपको आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, शक्ल आपकी देख रहे हैं, मौलाना करोड़ों साजिद लोग। रशीदी, कितना गुस्सा है आपको? सर मैं पूछ रहा हूं, कितना गुस्सा है आप आपको? हिंदुस्तान में सारे पाकिस्तान लोग चाहते शक्ल हैं देख क्या? रहे हैं आपकी। रशीदी मुझे सर, बोलने तो दीजिए। साजिद मोहतरम। रशीदी जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप भाई साहब, हिंदुस्तान मुझे में बोलने पाकिस्तान तो चाह रहे हैं दीजिए। क्या? अरे कुछ लोगों को मजा आ रहा है तो आने दीजिए ना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का आने दीजिए उनको। ठीक है, ओके ओके। जिसको आ रहा है उसको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? पंडित दूसरी अजय गौतम बात, जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल मैं कीजिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज की बात आगे बढ़ा रहा हूं। स्वामी जी, आप बार बार हिंदू राष्ट्र का जो राग अलाप रहे हैं, स्वामी जी,
आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और भी बहुत सारे मुसलमान आपके मित्र होंगे। ये जो आप कहते हैं कि साहब हिंदू चले गए, अब इनका यहाँ क्या काम, मुसलमान चले गए, इनका यहाँ क्या काम है। एक काम कीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जितने भी हैं, आचार्य श्लेष तिवारी और चक्रपाणी महाराज, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए सबको निकालते हैं। आपके अंदर है हिम्मत, चलिए निकालते हैं। आप बयान बहादुर हैं, बिला वजह बकवास करते हैं बैठ के टीवी पर। मैं बोलूं क्या? है कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुकम्मल हो गए नथिंग एल्स। आप देखिए इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय बयान देने के। नहीं, इनको कोई सुनता भी नहीं है, मुकम्मल हो गए। इनको सुनता भी नहीं है कोई। गुजरात से जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको कोई सुनता नहीं है। अब ऑपरेशन सिंदूर बोलिए, कोई नहीं सुनता इनको। अब स्वामी जी जवाब वो चाहते हैं आपसे, बताइए उनको। इनको कोई नहीं सुनता। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौलाना क्रिकेट भी हो रहा है ना भाई, मौलाना क्रिकेट भी तो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अरे सुनिए भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, ये भी याद सवाल रखो। इस बात का है, आप अपने अरे चक्रपाणी महाराज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, उसको भी याद रखो। देखो आप बीच में बोलने में नहीं, आप देखो बीच में कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट करा रही है? अजीत रशीदी जी, आपको तो उस पार्टी का साथ देना भी नहीं पहले आप ये तो तय कीजिए कि हिंदुस्तान में बात करा रही है, साजिद और रशीदी आप जी, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी बात कंप्लीट हो गई हो, तो मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी आपको जवाब देना चाहते हैं कि आप ये तो पहले तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच चाहते कि नहीं चाहते हैं। आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करने पर खुश हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच ना हो। ये तो डबल स्टैंडर्ड है रशीदी जी। मैं तो राम और आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं अपनी बातों से। भद्राचार्य के उस बयान पर खुश हूं जिनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। ठीक, चक्रपाणी जी बोलिए। इस बात पर ठीक, चक्रपाणी जी, उनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। मौलाना साहब ये बताइए, आप अपने आप को कश्मीर मौलाना साहब मजा आता है। सुनिए रशीदी जी, अरे सुनो भाई, थोड़ा चुप भी रहिए, दूसरे की भी सुनिए। रशीदी जी, मैं कह रहा था, आप तो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, ईमान वाले हैं भी, तो आप क्या ये बताइए, ये कौन सी ईमान है? क्या ये बेईमानी नहीं है कि आपने एक हिस्सा ले लिया इस आधार पे कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, और उसके बाद भी दूसरे पूजा पद्धति के वो क्षेत्र में घुस गए, और आप लगे जो है आप जो जिहाद करने लगे, तो ये तो गलत है ना। मुझे भाई नहीं तो भारत में नहीं, भारत नहीं, तो आपने तो बेईमानी किया ना। आप तो बेईमानी, आप तो कहते हो कि हंस के लिए है पाकिस्तान, और लेने दीजिए मजा, आप भी एंजॉय कीजिए ना। मौलाना साहब, आप तो कहते हो कि हमने लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे, भारत भी ले लेंगे, तो इस तरह कहाँ आप सीरियस हो रहे हैं? नहीं, मजा लीजिए। देखिए, जगत गुरु जी ने जो बोला है वो देश की पीड़ा है, और हमें लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित किए जाने चाहिए। इसी में देश सकते मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए बनवाइए इसको, नहीं आप बनवा लीजिए, मैं साथ हूं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? आपकी ना रोहिंग्या भगाने में चलती, ना बांग्लादेशी भगाने में चलती, ना इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में चलती। जब आपकी नहीं चलती कहीं भी, देखिए ये तो सरकार को करना है, नहीं देश की भावना का तो सरकार को सम्मान करना पड़ेगा। रोहिंग्या भी भागेंगे, और जो रोहिंग्या का समर्थन दे रहा है वो भी भागेगा, और जो आप जैसे लोग प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं वो भी भागेंगे। तो जो भी देश के हित में नहीं है वो सब जाना पड़ेगा। स्वामी जी वो चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं करते। मौलाना रशीदी जी की मानसिकता, उनकी इच्छा, एक बार बोल दीजिए, उनकी समझ, बोल दीजिए मौलाना। आज आप ध्यान से मौलाना साजिद रशीदी को सुनिए। मातरम बोल दीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए, ये सब कराने का कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, वंदे मातरम बोल के एक बार बुलवाइए ना, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इंडिया के साथ नहीं, ये देश छोड़िए, ये सब बहुत हो चुका है, इस सब का कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी, वंदे मातरम, स्वामी चक्रपाणी जी, इस सब का कोई फायदा नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अगर ये, लेकिन आज साजिद रशीदी जी को, मौलाना साहब को आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ बातें मौलाना साजिद रशीदी जो आज कह रहे हैं वो खुद अपनी बातों से एक्सपोज हो रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में अगर मिनी पाकिस्तान महसूस कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कीजिए। दूसरी बात वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दीजिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि देखिए श्रीलंका और नेपाल की हालत क्या हो गई, जहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है या बुद्धिस्ट ज्यादा है,
वहां की हालत देख लीजिए। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम देश हैं, वो इलाके, वो क्षेत्र ज्यादा सुखी, संपन्न और अच्छे हैं, अच्छे देश माने जा रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। आज 3 बातें जो उनकी है, उनकी मानसिकता बताने के लिए, और वो देश के लिए क्या सोचते हैं, वो समाज के लिए क्या सोचते हैं और भारत के लिए क्या सोचते हैं, उसका पता चल जा रहा है। अजय गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। लेकिन एक बात यह है कि साजिद रशीदी एक तो चैलेंज करें, दूसरी बड़ी बात यह है कि साजिद रशीदी, फाजिल अहमद या हाजी नाजिम खान की इसमें क्या गलती है कि अगर कहीं डेमोग्राफी बदल रही है? नहीं, देखिए बात यह है, मैं राम भद्राचार्य जी की बात से सहमत नहीं हूँ। खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप दिल्ली में भी देखेंगे तो आपको जो जाफराबाद है, सीलमपुरा, यहाँ भी मिनी पाकिस्तान दिख जाएगा, ओखला में भी दिख जाएगा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिख जाएगा, आप बता दीजिए केरल में दिख जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ मिनी पाकिस्तान नहीं है? तो इस बात को वी आर नॉट लिमिटेड टू द वेस्टर्न यूपी ओनली। तो हमारा कहने का मतलब ये है, लेकिन इसमें बात सवाल यही है कि ये बनने कैसे दिया था। आपको पता है नेपाल से जुड़े हुए जितने भी हमारी 500 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा है, वहां कितने मदरसे खुल चुके हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे होता जा रहा है और सब कुछ ऐसा चल रहा है और सरकार बिल्कुल इसमें शांत हुए बैठी है। मौलाना साहब देखो, मौलाना साहब आप तो अच्छे व्यक्ति हो, आप तो दूसरे के बीच में नहीं बोलते हो ना आप। और रही बात देखो मौलाना साहब की या फाजिल अहमद के पाकिस्तान जाने की, मैं ये कह रहा हूँ विद्यानाथ झा से, माफ कीजिए पंडित अजय गौतम, मैं ये कह रहा हूँ ये बच्चा बहुत सीरियस हो रहा है बेचारा, और लोग कॉमेडी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। देखिए क्या चल रहा है शो में। अब समझिए, आप इस बात को समझिए, साजिद रशीदी अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा बेहतर समझने वाला, सोचने वाला कोई है नहीं। और इनकी सोच और इनकी समझ ये है कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय कीजिए, और ये अपनी उम्र का हवाला देकर, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, तो ये अपनी उम्र का हवाला देकर खुद को बचा रहे हैं, अपनी उम्र को ढाल बना रहे हैं। अगर आपकी उम्र साजिद रशीदी जी 60 साल है और तब भी आप भारतीय नहीं हो सके, हिंदुस्तानी नहीं हो सके, यहाँ की खाकर, यहाँ पलकर, यहाँ बड़े होकर, यहाँ अपना परिवार जमाकर भी आप अगर बड़े नहीं हो सके साजिद रशीदी जी, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान को एंजॉय कीजिए। और आप इस बात को लेकर सीरियस इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको मजा आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बस गया है। लोगों का जवाब ही नहीं देता, बस गया। मैं बदतमीज लोगों का जवाब नहीं। विद्यानाथ जी आपकी बात बताइए, अगर मिनी पाकिस्तान बना है किसने बनने दिया है? बदतमीज लोगों का जवाब। इसके लिए तीनों को तो दोषी नहीं मान सकते। आपको पता है ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अजय गौतम जी, साजिद रशीदी जी, आपकी बदतमीजी पर आपके साथ क्या हुआ आपको मालूम है ना? भूल गए? अपीसमेंट ने बनने दिया। साजिद रशीदी जी, आपकी बदतमीजी पर आपके साथ क्या हुआ भूल गए क्या? आग लग रही है भाई, क्यों? साजिद रशीदी जी, मुझे एक जवाब दीजिए ना। क्या हो गया रशीदी साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि मैं बदतमीजी से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल आपको बदतमीज लग रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आपके साथ हाल ही में बदतमीजी की वजह से क्या हुआ आपको याद है ना? शो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे साथ में। क्यों आप पर्सनल हो रहे हैं ना? अगर आप पर्सनल होंगे तो मैं पर्सनल होऊंगा साजिद रशीदी जी। अगर आप पर्सनल होंगे तो मैं पर्सनल होऊंगा, नहीं तो मुद्दे पर रहिए। रशीदी जी, अगर आप पर्सनल होंगे तो मैं पर्सनल होऊंगा, नहीं तो मुद्दे पर रहिए। जैसे सोतन, और जितने साल से आप डिबेट में बैठते नहीं ना, उससे ज्यादा साल से मैं यहाँ पर एंकरिंग कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। अब साजिद रशीदी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, जब उनके पास जाऊंगा तो वो बोलेंगे। अजय गौतम जी बोलिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी नेपाल की सीमा देख लीजिए। नेपाल की सीमा के अंदर हजारों इलीगल मदरसे खुल चुके हैं और ये बकायदा बहुत सीरियस नोट पर हो रहा है। हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, एक सुनियोजित तरीके से, चाहे वो असम का बॉर्डर हो, चाहे हमारा नेपाल का बॉर्डर हो, हमारे जितने भी बॉर्डर है, हर बॉर्डर में डेमोग्राफी चेंज हो गई है। ये जो चिकन नेक वाली बात कहां से आई थी? ये भी तो डेमोग्राफी चेंज होने से आई थी। नहीं, मेरा एक सवाल है कि पंडित अजय गौतम जी, मेरा एक सवाल है कि राम भद्राचार्य की बातों को लेकर आप लोग चिंतित हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि भाई हिंदू नहीं चाहते कि उनका पॉपुलेशन, हिंदू एक से ज्यादा 2 बच्चे कर लेता है, उससे ज्यादा बच्चे वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, लायक बनाना है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं।
वो चाहते हैं कि उनकी आबादी बढ़े। देखिए एक देश, एक कानून, एक विधान, एक संविधान की बात इसीलिए तो है। ये जो यही है कि देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। इसकी डिमांड क्यों होती आ रही है? आज से थोड़ी ना हो रही, 50 साल से हो रही है। लेकिन तुष्टीकरण के नाते कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आज भी मैं कहने के लिए तैयार हूं, जिस दिन राइट टू वोट अगर किसी के 2 बच्चों से ज्यादा है और उसका राइट टू वोट सस्पेंड हो गया, राइट टू परचेज लैंड सस्पेंड हो गया, आप देखिएगा डेमोग्राफी कैसे कंट्रोल में होगी। लेकिन कॉमन सिविल लॉ की जो जरूरत है वो इसीलिए कि डेमोग्राफी कंट्रोल में रहे। ये जो कॉमन सिविल लॉ चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल चाहिए, ये क्यों चाहिए? ठीक है पंडित, इसीलिए चाहिए कि ताकि इस देश फाजिल अहमद जी, ठीक है पंडित जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए। फाजिल अहमद बोलिए। देखिए विद्या भाई, पहली बात तो यह है कि थोड़ा आप अब हम जाने दीजिए, डिबेट के बाद आपसे बात करेंगे इस पर पर्सनली। देखिए ये देश जो है हिंदू राष्ट्र ही है। सुनिए एक सेकंड फाजिल अहमद जी, मेरे आपके संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं डिबेट में अगर आप पर्सनल होंगे तो मैं इतना पर्सनल हो सकता हूं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि डिबेट में पर्सनल मत होइए। अगर डिबेट में पर्सनल होने का शौक है तो फिर आप तय करके बैठिए। मुझे बोलने देंगे कि आज विद्यानाथ झा मुझे जो कहेंगे मैं सुनूंगा। अब आप मुद्दे पर रहिए और अपनी बात कहिए, बोलिए। देखिए ये देश हिंदू राष्ट्र ही था जब मुगल आए थे। मुगल के आने से पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था। जब दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, वेद का उच्चारण करने पर जबान काट ली जाती थी, उनकी औरतों को स्तन ढकने का हक नहीं था, प्रॉपर्टी राइट नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार, तब तो हिंदू राष्ट्र के बाद ये लोग वैसे ही राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें इस देश में वैमनस्य बढ़ाने के लिए, घृणा बढ़ाने के लिए कहां से लेकर आते हैं ये सब चीजें? ये बुरा लग गया आपको? अब आपको बुरा लग गया? थोड़ा धैर्य रखिए, अगली बात जो कर रहे हैं उससे और चिढ़ जाएंगे आप। देखिए यहाँ 4 हिंदू बैठे हैं, यहाँ 4 हिंदू है ना इस डिबेट में, यहाँ 4 हिंदू हैं, चारों ब्राह्मण हैं, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, चारों ब्राह्मण। यही नेपाल के लोगों ने यही कहा कि 50 साल से इस देश में केवल ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। यही बात नेपाल को जला दी कि ब्राह्मणों का कब्जा है देश के ऊपर, इसीलिए नेपाल जल गया। और सबसे पहले मीडिया हाउस जला वहां पे। नेपाल में सबसे पहले हिंसा मीडिया हाउस पे हुई। और यहाँ भी देखिए एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए। चारों ब्राह्मण है, एक यादव क्यों नहीं है, एक शूद्र क्यों नहीं है, एक आदिवासी क्यों नहीं है, एक ईसाई क्यों नहीं? अरे भाई आप 15 करोड़ इस देश में रह के पूरी शासन लोगों की बातों पे फाजिल अहमद हंसी आती है। 15 करोड़ है, 30 करोड़ आदिवासियों की बातों पर हंसी आती है, 30 करोड़ दलित को गुलाम बना फाजिल अहमद, आप लोगों की बातों पर इसलिए हंसी आती है, आप लोगों की बातों पर इसलिए हंसी आती है कि जिस अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं ना, पता कर लीजिए कि अंबेडकर साहब को पढ़ने लिखने और विदेश भेजने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया। और सुन लीजिए फाजिल अहमद, आप ब्राह्मणों पर सवाल उठा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपका मकसद है जातिवाद को बढ़ावा देना, जातिवाद की खाई खींचना। आप जातिवाद खाई खोदना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप पता कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौन ब्राह्मण उनके पीछे खड़ा था। आप पता कीजिए कि आज दुनिया की तमाम जितनी बड़ी कंपनियां हैं वहां ब्राह्मण क्यों पहुंचा हुआ है। आप पता कीजिए इस पैनल में बैठा हुआ चाहे 4 व्यक्ति हो चाहे 6 व्यक्ति हो, अगर वो ब्राह्मण है तो पढ़ लिख कर बैठा है कि रिजर्वेशन लेकर बैठा है। और एक और बात सुन लीजिए फाजिल अहमद, एक और बात सुन लीजिए फाजिल अहमद, क्योंकि आप जानबूझकर जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप खाई खोदना चाहते हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। और सुन लीजिए कान खोलकर फाजिल अहमद कि अगर आप में इतनी बुद्धि और इतनी मेहनत आप कर सकते हैं तो मेरी जगह आज आप खड़े होते और पैनल में मैं बैठा होता। कुएं का पानी पीने का हक नहीं था। और यहाँ भी देखिए 4 ब्राह्मण बैठे हैं। आप सुन लीजिए, अगर आप में इतनी बुद्धि और मेहनत की क्षमता होती तो मेरे जगह यहाँ पर आप खड़े होते आज। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद, आपका फोकस कुछ और है। दिक्कत यह है फाजिल अहमद, मेरी जगह आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, मेरी जगह आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, गूगल के सीईओ आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, आप इसलिए उन जगहों पर नहीं जाकर बैठ सकते हैं क्योंकि आपका फोकस कुछ और है। आपका फोकस है जातिवाद को बढ़ावा देना, हिंदू मुसलमान कराना।
आपका मकसद है ब्राह्मण और दलित कराना, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहां बैठे हुए फाजिल अहमद। मुद्दे पर रहिए, अगर आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो। मेरे सवाल का जवाब है आपके पास। आप भी इंजॉय कर रहे हैं क्या, साजिद रशीदी की तरह आप भी इंजॉय कर रहे हैं क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है? छोड़िए ना फाजिल अहमद, यही नेपाल के लोगों को दुख था कि पूरे शासन सत्ता पर नेपाल के लोगों का दुख आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं खोज पाएंगे। नेपाल के लोगों का दुख आप तब समझ पाएंगे जब आपको पता लगेगा कि वहां के नेता के बच्चे विदेश में जाकर क्या क्या करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे कि देखो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, और लोग महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही हमको, इसलिए वहां पर आंदोलन हुआ। जाइए नेपाल में, अगर आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणों की वजह से, दलितों की वजह से और जातिवाद की वजह से वहां पर ये विद्रोह हुआ है, तो लोग कूट कर भगा देंगे वापस हिंदुस्तान आपको वहां से। आपको नहीं पता है इसका मतलब आप पढ़ते नहीं। इसका मतलब यह कि आप पढ़ते नहीं है फाजिल अहमद, सिर्फ जुबान खर्ची है आपकी, सिर्फ जुबान खर्ची है आपकी। आप एक चीज मैं बता देता हूं फाजिल अहमद, हिंदुस्तान में अगर आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं, खाई खींचना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं और मेरे शो के जरिए खड़ा करना चाहते हैं तो मैं नहीं करने दूंगा फाजिल अहमद जी, माफी के साथ। बताइए आगे उच्च ब्राह्मण है कि नीच ब्राह्मण? हाजी नाजिम खान, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हाँ, चारों बतावे कि ऊंच। अरे आप लोगों का बस चले ना, हमको ये जानना है कि ये ऊंच ब्राह्मण है कि नीच ब्राह्मण? फाजिल अहमद आप लोगों की चले, आप लोग तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बांट दे। आचार्य शैलेश तिवारी जी सुन लीजिए मेरी बात, अरे वो लोग तो प्रकांड विद्वान हैं, वो लोग तो आपको जवाब देंगे ही देंगे, उनको इसीलिए बिठाया है। लेकिन आपके जैसे लोग जो इस देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं फाजिल अहमद, सिर्फ जातिवाद की खाई खोदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आईना उनको दिखाया जाए। विद्वान किसको कहते हैं? शैलेश तिवारी जी विद्वान है, विद्यानाथ झा जी विद्वान होता है। आप विद्वान हैं, चांद पे चले गए। मैं बता दे रहा हूं आप कौन से विद्वान हैं, मैं बता दे रहा हूं फाजिल अहमद आप कौन से विद्वान हैं। आप वो विद्वान हैं जो ब्राह्मणों में भी कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, आप वो विद्वान हैं जो ब्राह्मण और दलित को अलग करना चाहते हैं, आप वो विद्वान हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, आप वो विद्वान हैं जिनको मजा आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जैसा फील हो रहा है, आप वो विद्वान हैं। विद्या सुन लीजिए, अखंड भारत की कल्पना करने वाले फाजिल अहमद जहां घोष रहे हैं, इसके बाद इनको बता दूं, आईना दिखा दूं, आज जो नेपाल के प्रधानमंत्री अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, वह जाति से ब्राह्मण है। सुशीला कार्की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, वह जाति से ब्राह्मण है, इनको पता होना चाहिए बिल्कुल। और जो ब्राह्मण से नफरत करते हैं, देखिए सब कोई ब्राह्मण खोज लेते हैं, आपके अंदर जहर घोलने की परंपरा है। आप जो है वह अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, जहर घोलते हैं, पूरा सनातन एक है। हम मुक्त भारत बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस धरती को चलाने के लिए अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो धरती नहीं चलेगी। ब्राह्मण साक्षात देवता के रूप में इस धरती पर, ब्राह्मण जो सभी समाज के लोगों को लेकर चलता है, ब्राह्मण पूरे देश के समाज को लेकर चलता है। आप जैसे लोग ब्राह्मणों पर डिबेट नहीं हम सिर्फ दलित और ब्राह्मण फाजिल अहमद इस डिबेट को डिरेल करके हिंदू वर्सेस हिंदू करना चाहते हैं, लेकिन ये बात समझिए, ये डिबेट ना हिंदू वर्सेस हिंदू है ना हिंदू वर्सेस मुसलमान है। आज की डिबेट राम भद्राचार्य की उस बात पर है, उनके उस बयान पर है जिसमें वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज देश में आंकड़े गवाह हैं कि कई राज्यों के कई जिले डेमोग्राफिकली तौर पर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वहां पर मुस्लिम आबादी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। दिक्कत यह नहीं है कि साजिद रशीदी जी, फाजिल अहमद जी या नाजिम खान जी का परिवार बढ़ रहा है या उनका कुनबा बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि वहां पर बाहर से लाकर सिर्फ मुसलमानों को क्या इसलिए बसाया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सके और उसका फायदा उन चुनिंदा लोगों को हो जो इस देश में गजवाए हिंद जैसे ख्वाब देख रहे हैं, जो लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। हाजी नाजिम खान, आप उस हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे जिसके तौर तरीके पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हो जाएं? और अगर राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जैसा फील हो रहा है, तो बुरा तो आपको भी लगना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा कैसे फील हो गया। नहीं होना चाहिए, ये तो हिंदुस्तान है,
फीलिंग हिंदुस्तान वाली होनी चाहिए। हाँ झा साहब, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ, भारत की पाक सरजमी पे इंशाल्लाह मैं दफन हो जाऊंगा, ये मेरे लिए फक्र की बात है। और देखिए मुझे बड़ी आपत्ति हुई है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान पर। उन्होंने किस तरीके से जहां मुस्लिम आबादी होती है, उन मुस्लिम आबादी जो भारतीय मुस्लिम आबादी है उनको दहशत गर्दों की लिस्टों में शामिल कर दिया गया, उन्हें मिनी पाकिस्तान कह के जो भारत के अंदर संबोधित करा, ये बहुत ही दुखदायी है। भाई हम वही मुस्लिम है जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए 1857 में जहां से जगत गुरु जी ने जब बयान दिया, उसी धरती से 1857 में बिगुल फूका था मुल्क को आजाद कराने के लिए। और आज वही मुसलमानों को अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो ये तो बड़ा दुखदायी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा गया है हाजी साहब, हाजी साहब मुसलमानों को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा गया है। अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि रामभद्राचार्य उस धरती की बात कर रहे हैं जहां से मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आज आपको इस बात के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए कि जिस धरती से इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उस धरती पर बाहर के मुसलमानों को लाकर सिर्फ इसलिए बसाया जा रहा है ताकि इस्लामिक राष्ट्र और गजवा हिंद वाला सपना साकार हो सके। झा साहब देखिए, हम लोग तो भारत को सिर्फ भारत ही चाहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि भारत के अंदर जाति कट्टरता बहुत पनप रही है, जो एक नासूर बीमारी है। उस नासूर बीमारी का इलाज होना चाहिए। ये जाति कट्टरता के नाम पर किस तरीके से मुल्क के अंदर हालात बने हैं ये सबको पता है। तो झा साहब आप तो बड़े विद्वान है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। और आपकी जो मुस्कुराहट है मुझे बड़ी मुतमईन करती है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट देखते ही हम लोगों में हिम्मत आती है। तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा कह दीजिए भारत के अंदर जाति कट्टरता खत्म हो जाए, ताकि देखिए देश इसके लिए मुझे मत कहिए हाजी साहब, इसके लिए मैं मुस्कुरा के आपको कह रहा हूं और मुस्कुरा फाजिल अहमद भी रहे हैं। इसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में बैठे हुए फाजिल अहमद को कहने की जरूरत है कि ब्राह्मणों को भी कैटेगराइज ना करें और हिंदू में ये ना ढूंढे कि कौन हिंदू क्या, किस हिंदू ने क्या किया। इस देश को संगठित अगर करना है तो हिंदुओं को भी संगठित होना होगा और हिंदू मुसलमानों को भी साथ रहना होगा। बिरयानी खाने को मिलेगी। हाँ झा साहब बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूँ, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान जब तक दोनों एक है तो पूरा भारत सेफ है। अगर जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में अगर नफरती खाई, अगर कुछ नफरती चिंटों ने फैलाने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं इससे फाजिल अहमद जी के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं हम ईरान के बॉर्डर से मैं सम्राट अशोक ये नफरती चिंटू आप किसको कह रहे हैं? फाजिल अहमद को कह रहे हैं क्या? देखिए नफरती चिंटू क्योंकि नफरत तो पैनल में बैठ के कम से कम वही फैला रहे थे अभी इसे एक ही मिनट नहीं, फाजिल साहब ने तो कहीं नफरत फैलाने वाली बात नहीं करी। फाजिल साहब ने हमेशा देश को जोड़ने की बात करी है और वही साजिद साहब ने देश जोड़ने की बात करी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए जो देश के अंदर नफरती चिंटू है, जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुसलमानों को हिंदू अच्छी बात है हाजी नाजिल खान, आपने अच्छी बात कही। आपने कहा कि भाई नफरती चिंटुओं को आज ये सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, तो यहाँ हिंदू तो छोड़ दीजिए, मुसलमान भी शांति से नहीं रह पाएंगे।